वेलकम बैक टू द फाइनल वीडियो ऑफ थीसिस गाइडेंस सीरीज। आज की वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब बारी है एक्चुअल थीसिस डॉक्यूमेंटेशन की। बहुत से स्टूडेंट्स इस स्टेप पर कंफ्यूज होते हैं कि थीसिस लिखते कैसे हैं, कितने पेजेस कितने चैप्टर में होने चाहिए और फॉर्मेट क्या होगा या किस हेडिंग में हमने क्या लिखना है। आज हम ये सब डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपनी थीसिस को प्रोफेशनली लिख सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आप पहले की वीडियोस फॉलो कर चुके हैं तो ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमने थीसिस को एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे लिखना है। अच्छा, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब भी आपने थीसिस राइटिंग आपने स्टार्ट करनी है तो आपने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करनी है जिसमें हम लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली जो हमने पेपर्स डाउनलोड किए थे पहले वीडियोस में, मैंने आपको बताया कि पेपर्स डाउनलोड करने हैं और उनको रीड आउट कैसे करना है और उसमें से हमें क्या रिक्वायर्ड है, जो जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है उसको हमने पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, ये यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी स्टार्ट ही इस तरह कर सकते हैं कि ये यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें डिफरेंट पेपर्स के मिनिमम भी 20 पेपर्स का रिव्यू आपने लिखना है। यहाँ पे 20 पेपर्स यानी 20 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम मत लिखिएगा क्योंकि फिर वो चैप्टर जो है ना वो 10 पेजेस का होना लाजमी है। ये वाला चैप्टर 10 पेजेस का लिखना है आपने। तो इस तरह से आप पैराग्राफ डायरेक्टली भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखना है तो आप कैसे इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक का भी पहले बेसिक इंट्रो दें कि जैसे मेरा टॉपिक था स्किन कैंसर से रिलेटेड, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किन कैंसर की कैटेगरीज के बारे में बताया है, स्किन कैंसर क्या होता है, और साथ इनके आपने रेफरेंस ज़रूर देने हैं। जहाँ से आपने डेफिनेशंस रीराइट करनी है वहाँ के रेफरेंसेस आपने लाजमी ऐड करने हैं। फिर स्किन कैंसर में मैंने लिखा और फिर स्किन कैंसर की कितनी टाइप्स को मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ अपने इस टॉपिक में, मैंने उसका एक ये डायग्राम बनाई। और हर एक जो और डिजीज़ है, हर एक स्टेज है उसके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, ये 7 स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है, उनके साथ इमेजेस का डाटा ऐड किया है। और उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिलेटेड वर्क ऑन स्किन कैंसर क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। ठीक है, अब डीप लर्निंग में एग्जिस्टिंग वर्क जो हो चुका है वो तमाम मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हैं। अब ये पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि आपने चैट पीडीएफ पे अपना पेपर जो है वो अपलोड करना है और उसको वहाँ से ऐसे मिनिमाइज करके रीड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये जब पैराग्राफ लिखना है ना तो आपने क्या करना है, ऑथर नेम, ईयर, वर्क फील्ड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथडोलॉजी और रिजल्ट आपको लिखा हुआ शो नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छा, इसको आपने एंटर करना है जब, तो अब आप यहाँ पे देखें ऑथर्स के नेम भी आ गए, ईयर भी आ गया, वर्क फील्ड भी आ गई, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ गई, मेथडोलॉजी कौन कौन सी यूज है वो भी बता दी गई है, रिजल्ट्स क्या है वो भी बता दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ये तो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ गया ना, आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके सारे पैराग्राफ्स बन जाएंगे। ठीक है, और आपने इस सारे में एडिशनल काम क्या करना है, आपने टेबल बनाना है, कंपैरिजन टेबल, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने कंपैरिजन टेबल भी बनाना है जितने भी आपने ये लिखे हैं ना पैराग्राफ्स। तो उसके आपने ना जो ईयर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले आपने जो करंट ईयर आपका चल रहा है वो उससे बैकवर्ड जाना आपने। ज़्यादा ज़्यादा ओल्ड पेपर्स को रिव्यू नहीं करना, जो रीसेंट है ना
उन्हीं को ही रिव्यू करना है, जैसे 5 years तक के बस, या 6 year तक के, इतने। और कंपैरिजन टेबल में हमने कंटेंट क्या लेना है, ईयर, ऑथर, वही सेम, टाइटल क्या है, पेपर का, टेक्निक्स कौन सी यूज़ हुई, डाटा सेट कौन सा यूज़ किया गया, और एक्यूरेसी कितनी आई। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिन्होंने थीसिस रिव्यू करने हैं आपके, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा टेबल आ गया। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर उस, अच्छा यहाँ पे आप इसका ये एंड की फाइंडिंग आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि आपको इस सारे कंपैरिजन में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा एक्यूरेट लगी, किन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी क्या सोच है इस बारे में, वो आपने लिखना है। ठीक है, और समरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है, समरी लिखें। उसके बाद ये 10 पेजेस मिनिमम होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। आपने चैप्टर नंबर 2 लिखना है पहले, और फिर चैप्टर नंबर 3 लिखना है, जिसमें हमने सेम बताना है कि आपने डाटा और मेथडोलॉजी के बारे में। तो डाटा सेट आपने कौन सा यूज़ किया, ये डाटा सेट जो मैंने यूज़ किया, इसमें कितनी इमेजेस थी और क्या क्या सब डिटेल्स थी डाटा से रिलेटेड, वो यहाँ पे लिखी है। डाटा किस टाइप का था, उसका एक डेमो यहाँ पे इमेजेस के फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप है मेथडोलॉजी क्या यूज़ की, डाटा प्रिपरेशन कैसे की। अब सबसे पहले हमने ईडीए के टास्क परफॉर्म किए थे। डाटा को पहले तो समझना ज़रूरी है कि डाटा में कितनी इमेजेस हैं, या आपका डाटा नंबर्स पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ईडीए टास्क परफॉर्म करने हैं ताकि आप डाटा को समझ सकें। ठीक हो गया, कितनी मिसिंग वैल्यूज़ थी, क्या स्ट्रक्चर है, ये तमाम जो मेरे रिजल्ट्स आए थे मैंने उनको ऐड किया कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, कि इतनी इमेजेस हैं, उसमें ये टेबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग डाटा कितना है, किस कॉलम में मिसिंग डाटा है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस स्टेज की इमेजेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे एक एनवी स्टेज की इमेजेस बहुत ज़्यादा थी, और बाकी जितने भी स्टेजेस हैं उनकी इमेजेस को कितनी कितनी इमेजेस थी वो रिप्रेजेंट की हैं। आपने इनके लाजमी ये आउटपुट्स जो आई है ना ग्राफ्स के फॉर्म में, ये आपने अपने चैप्टर में ऐड करने हैं, आउटपुट जो आपकी आई है। ठीक है, और उस आउटपुट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, जैसे ये ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पिक्सल इंटेंसिटी क्या थी, यानी इमेजेस की क्वालिटी कैसी थी, इमेजेस का मेटा डाटा की समरी, और एज और डायग्नोसिस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस लोकलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा जो है वो कॉलम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, रेयर क्लासेस कौन कौन सी थी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो एंड वाली है ना, ये डीएफ है, और ये लास्ट वाली VASC, इनमें बहुत कम इमेजेस हैं। ये सारे हमने ईडीए के टास्क परफॉर्म किए थे। ठीक हो गया, काफ़ी सारे हैं, जेंडर बेस्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस जेंडर में सबसे ज़्यादा कैंसर आइडेंटिफाई हुआ, और फीचर। अच्छा, अब ये है ईडीए के बाद हमने फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन, ये दो टास्क परफॉर्म किए थे। फीचर सिलेक्शन होता है कि हमने जो एक्स्ट्रा टास्क, सॉरी, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना होता है, और जो मेन फीचर्स हैं ना, यानी कि जो ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए और सही आउटपुट के लिए, हमने उन फीचर्स को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे फीचर सिलेक्शन में इंफॉर्मेशन स्कोरिंग था एक, यानी कि हर अम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन स्कोर्स शोज हाउ मच ईच फीचर कंट्रीब्यूट्स टू प्रिडिक्टिंग द टारगेट। ठीक है, उस सबसे ज़्यादा जो MI स्कोरिंग है वो एज को मिली है, कि एज सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकती है कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एज की है, फिर लोकलाइजेशन, फेस की, फेस पे कोई अगर दाग है किसी तरह का, या फिर लोकलाइजेशन, ये भी ट्रंक और सेक्स मेल, अदर लोकलाइजेशन, सेक्स फीमेल और सेक्स
अननाउन, ठीक है, इनको बहुत ही ज़ीरो या लो स्कोरिंग मिली है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इन चार को दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टेड फीचर यूजिंग RFE मैंने परफॉर्म किया है, जिसमें पता चला कि एज, सेक्स, मेल और लोकलाइजेशन एब्डोमेन और लोकलाइजेशन फेस और ट्रंक, ये जो है ना, इनको ये ज़्यादा हेल्पफुल है प्रिडिक्ट करने के लिए। इन्हीं पे हमने मॉडल को ट्रेन करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इनसाइट ऑफ डाटा सेट के बारे में लिखा हुआ है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन आ गई उसके बाद, ठीक है। फीचर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए, जो हमने एक वो फाइल बनानी होती है जिसके ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है। एक CSV फाइल बन जाएगी, या फिर .h5 की एक्सटेंशन के साथ आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेस्टनेट 50 को यूज़ किया था फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। और यहाँ पे क्या है, फाइनल डाटा सेट कितना बना था, 2067 फीचर्स। हर एक जो है वो क्या उसे कहते हैं, इमेज के 2067 फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हर एक इमेज के। अच्छा, उसके बाद है डाटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडल ट्रेनिंग। अभी एक और स्टेप था कि जिसमें ना मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, डाटा को 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया। एक था ट्रेनिंग इमेजेस के नाम पे, एक था वैलिडेशन इमेजेस के नाम पे, और एक टेस्टिंग इमेजेस के नाम पे, ठीक है। जिसमें हमने कि हर एक फोल्डर में 7 टाइप्स के सब फोल्डर्स बनाए थे, जिन पे मॉडल जो है वो ट्रेन होगा, वैलिडेशन होगी उसकी, और टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले वो मॉडल को ट्रेन करने से पहले ना उसको हमने सही करना है, क्लासिफाई करना है डाटा को। तो उसके लिए डाटा ऑगमेंटेशन थी, क्लास इम्बैलेंस, ये सारे क्लास वेट, ये सारे जो टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करके आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है अपने डाटा को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए। क्योंकि मेरा डाटा जो है वो इम्बैलेंस था, क्योंकि NV का जो फोल्डर था उसमें बहुत सारी इमेजेस थी, और एक BF का फोल्डर था या VASC का फोल्डर था, उसमें बहुत ही कम इमेजेस थी। तो अच्छा, ये अब आप ने जो भी टास्क परफॉर्म किए होंगे वो आपने लिखने हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फिर ये सारा पहले तो बेसिक इंट्रो दिया कि AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और इसका क्या काम है, जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड कैसे वर्क कर रहे हैं ये, ठीक है। बेसिक इंट्रो दिया, और उसके बाद यहाँ पे CNN के मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना फील्ड, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले बेसिक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उन्हीं बेसिक मॉडल पे ही दूसरे मॉडल्स बने होते हैं, इम्प्रूव्ड मॉडल या एडवांस मॉडल। तो आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। CNN का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, क्या पोलिंग लेयर है, और फुली कनेक्टेड, ये सब कुछ बताया, ठीक है। अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी में भी आपने मिनिमम भी 15 से नहीं 20 पेजेस आपने लिखने हैं मेथोडोलॉजी में, ठीक है। मेथोडोलॉजी में 20 पेजेस लिखने हैं, उसमें आपके सारे टास्क आ जाएंगे। और फिर आपने मेथोडोलॉजी में अपने मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है, और उनके हाईलाइट क्या होगी मॉडल को एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले आपने उसका जो है वो इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, उसका जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर है डाटा को प्रोसेस करने का, वो डायग्राम बनी हुई है। फिर आपने इंट्रोडक्शन के बाद फार्मूला लिखना है, फार्मूला को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, मॉडल का आर्किटेक्चर डायग्राम बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ये मैंने डायग्राम बनाई है कि डाटा कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने ये मॉडल को सिलेक्ट क्यों किया,
फिर आपने क्या करना है, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी और प्री प्रोसेसिंग आपने ये लाजमी लिखनी है कि आपकी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी क्या है इस मॉडल को यूज़ करते हुए, और हाइपर पैरामीटर्स जो आपने पैरामीटर्स इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए सेट किए हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, ये मैंने जो पैरामीटर्स यूज़ किए उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका टेबल बनाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट आपने लिखनी है, और बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। अब आपने जितने भी मॉडल्स यूज़ किए हैं, मैंने 5 मॉडल यूज़ किए हैं डीप लर्निंग के, और 3 मॉडल यूज़ किए हैं मशीन लर्निंग के फॉर कंपैरिजन। ठीक है, बेसिकली तो मेरा डीप लर्निंग का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, फिर फार्मूला, और उसके बाद जस्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी और पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का टेबल, और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट, बेनिफिट्स और लिमिटेशन। ये आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो हर एक मॉडल के एक्सप्लेन करने। ठीक है, आपके इस तरह वो 20 पेजेस हो जाएंगे। ये सारे मैंने जो हैं वो टोटल मैंने 8 मॉडल्स अप्लाई किए। तो उन अभी आपको मेथोडोलॉजी में क्या करना था, सिर्फ आपने अपना जो प्री प्रोसेसिंग है मॉडल ट्रेनिंग तक, और क्या एक्सपेक्टेड आप आउटपुट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपने लिखनी होती है। अब नेक्स्ट है रिजल्ट वाला चैप्टर। अब आपने रिजल्ट वाला चैप्टर लिखना है। इसके बाद इसमें आपने रिजल्ट्स नहीं बताने। अब आपके पास रिजल्ट वाला चैप्टर रहेगा यहाँ पे आपने इवेल्युएशन मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है, इवेल्युएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। अब आपने यहाँ पे बताना है कि हमने F1 स्कोरिंग और ये सारे जो भी आपने टेक्निक्स यूज़ करके अपनी रिज़ल्ट को कैलकुलेट किया, रिकॉल है और F1 स्कोरिंग है। ठीक है, इन सबको यूज़ करके मैंने अपने रिज़ल्ट को कैलकुलेट किया है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दोनों की आ जाएगी। परफॉर्मेंस अब आपने इंडिविजुअली सबकी लिखनी है। ये पैराग्राफ बनाए हुए ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी और लॉस की ये टेबल आपने जनरेट करने हैं अपने मॉडल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने हर एक का इंडिविजुअल जो एक्यूरेसी आई उसको हर एक मॉडल के अलग अलग कंपैरिजन हम इसके बाद करेंगे। पहले आपने इंडिविजुअली इनको एक्सप्लेन करना है कि किस मॉडल ने क्या आउटपुट दी। उसके बाद है मॉडल कंपैरिजन में यहाँ पे फिर कंपैरिजन टेबल बनाया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोरिंग। ठीक है, आपने ये 4 चीज़ें जो है वो बतानी है। और फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गए। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हमारे पास 2 जो आपके पास डायग्राम आएंगी वो लिखनी है, सॉरी बनानी, इधर ऐड करनी है, और ये ग्राफ ऐड कर दीजिएगा, और परफॉर्मेंस इनसाइट। ये मिनिमम आपका होना चाहिए 12 पेजेस तक का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट का चैप्टर। उसके बाद आपने या तो आप 5th चैप्टर लिख लें डिस्कशन, नहीं तो आप अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत शॉर्ट ही लिखें, उसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर ये आ गया। फर्स्ट चैप्टर के मैंने तो लिखे हैं 2 पेजेस। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड आएगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, और नोवेलिटी स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये आपने लिखने हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अगर रीराइट कर रहे हैं तो प्लेजरिज्म का तो आपको पता होगा। प्लेजरिज्म आपने कैसे दूर करनी है, उसके लिए भी वर्ड स्पिनर्स आपके पास कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। वर्ड स्पिनर, ये आ गया। आर्टिकल रीराइट है, वर्ड स्पिनर है, ये बहुत सारे आ जाएंगे जिनको आप यूज़ करके जहाँ से आपने पैराग्राफ लिखे हैं लिए हैं उनको आप रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेजरिज्म तो इस तरह दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अब चेक होती है AI जनरेटेड है या नहीं है। तो अगर आप ये वेबसाइट यूज़ करेंगे GPT हीरो, ठीक है,
अगर आप इधर से रीराइट करेंगे तो आपका AI भी नहीं आएगा। जब चेक होगा ना, आपके थीसिस चेक होंगे, तो ना तो वो उसमें प्लेजरिज्म आएगा और ना ही AI जनरेटेड कोई इशू आएगा। ठीक है। वैसे एक अगर आप परचेज कर लें टर्न इट इन ये वेबसाइट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। खुद से पहले आप अपना जो थीसिस है उसको चेक कर लें कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है, कहाँ कहाँ है और कितना AI जनरेटेड है, तो फिर आप उसको दोबारा से रीराइट कर लें। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। और 5 में हमने क्या करना है, आपने डिस्कशन करनी होती है, फ्यूचर डिस्कशन, कि आप मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट। तो इसमें बैकग्राउंड आ जाएगा, समरी ऑफ की फाइंडिंग्स। ठीक है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग, डिस्कशन में लिमिटेशन ऑफ द रिजल्ट क्या है, और कंपैरिजन विद प्रीवियस रिसर्च, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ठीक है। 5th चैप्टर में हम ये लिखेंगे और 6th चैप्टर में आपने कंक्लूजन लिखनी है और रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन में आप किन किन के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है फॉर रिसर्चर्स, फॉर मेडिकल प्रेडिक्शंस, फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, फॉर पॉलिसी मेकर्स एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंसेस, तो जब आप ऐड करेंगे ना साथ साथ, तो रेफरेंसेस का ये पूरा लिस्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ IUP का जो स्ट्रक्चर है, थीसिस गाइडेंस, ये 2024 की है ये गाइडेंस। इसमें बताया हुआ है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कितनी लेंथ, ये सब कुछ बताया। ये हाँ, रुके मैं स्टार्टिंग जो पेजेस है ना वो भी बताए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो बहुत स्लो नीचे जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ प्रीफिक्सेस यानी कि चैप्टर, जब आप फर्स्ट चैप्टर से पहले भी जो पेजेस ऐड करने हैं ना, उसमें टाइटल पेज आएगा, स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फीचर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। ये आपने प्रीफिक्सेस ऐड करने, पहले पेजेस ये लिखने। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये इमेज कितने इंच की होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है वो TNR लैंग्वेज होनी चाहिए, साइज 14 हो और बोल्ड हो और सेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है। टाइटल केस, ये सारी डिस्क्रिप्शन थीसिस गाइड में दी हुई है। ये जो है वो 16, ये जो आपका डिग्री है, डिग्री का नेम आएगा, साइज फाउंड साइज 16, TNR बोल्ड और सेंट्रलाइज्ड। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो है वो नेम, ये 16 साइज होगा, TNR है और बोल्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पेज, वो जो पहला पेज है ना वो तो आता है थीसिस के बाहर वाला जो पेज होता है ना, उसके ऊपर प्रिंट होता है। ये उसके अंदर वाला पेज आएगा, पहला पेज। तो इसमें यहाँ पे आप देख लें, पॉज करके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर डिक्लेरेशन, इसमें जो इस पैराग्राफ का भी बताया होता है कितना लिखना है, और यहाँ पे हेडिंग्स के जो उनका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, सब बताया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये
अब ये टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग जो 16 बोल्ड TNR सेंट्रलाइज्ड है, और जो ये आएगा कंटेंट, ये क्या है 12, साइज है 12 TNR, और लाइन स्पेसिंग 1.115, और बिफोर स्पेसिंग पैराग्राफ की 0 है, आफ्टर पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो कितनी है 6, और जस्टिफाइड करना है, ठीक है, हर पैराग्राफ को। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स में भी सेम ही है, हेडिंग 16 बोल्ड, TNR सेंट्रलाइज्ड, और ये है 12 TNR 1.15 की स्पेसिंग, और 0 की स्पेसिंग है आफ्टर बिफोर। अच्छा, ये आ गए ये प्रीफिक्सेस। ये है लिस्ट ऑफ एब्रिवेशन जो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, और लिस्ट ऑफ, अगर ज़रूरी है ये तो, अपेंडिक्स। अब उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपको इस तरह लिखना है, ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने वर्ड्स होने चाहिए, और कीवर्ड्स जो हैं वो 3 to 5 लिख सकते हैं, और उनका भी बताया हुआ है कितने पे, कितने साइज का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, ये चैप्टर्स बताए हुए 6 चैप्टर्स हैं जिनको आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 1 में ये बताया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इजी हो जाए। अच्छा, जो चैप्टर्स के अंदर है ना, वो मेन तो यही है कि उनकी हेडिंग्स जो है वो 16 है, ठीक है, मेन चैप्टर की हेडिंग 16 है, और जो उसके अंदर हेडिंग है ना, ये वाली, ये हेडिंग ये 14 है, और जो कंटेंट लिखना है वो 12 का लिखना है, और उसमें लाइन स्पेसिंग 1.115 की आएगी, और पैराग्राफ की आफ्टर और बिफोर वाली है 0, बिफोर वाली और आफ्टर वाली 6, ठीक है, और जस्टिफाई करना है, और जो टोटल लिखना है उसकी लैंग्वेज होगी TNR, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताया हुआ है, वही सेम आ जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे टेबल का भी आपको मैं बता देती हूँ कि टेबल भी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये टेबल का बताया हुआ है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस अगर आपने ऐड करनी है तो इमेजेस का फॉर्मेट बताया हुआ है। इमेजेस का साइज़ जो है ना वो फिक्स नहीं होता है, इमेजेस बस डिपेंड करता है कि आपकी इमेज। उसके बाद ये साइटेशन के बारे में बताया हुआ है कि आपने साइटेशंस कैसे देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा। एंड देन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, ये जनरल गाइडलाइन, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ये फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, वो ऊपर तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ ना, यहाँ पे उन्होंने मिनिमाइज करके आपको बताया हुआ गाइडेंस सारी, ठीक हो गया। एक यहाँ पे चेकिंग गाइडेंस भी है, यहाँ पे चाहिए ये, ठीक है। रेफरेंसेस आपने कैसे ऐड करने हैं, सॉरी ये इधर, चलो नज़र आ रहा हूँ।
उसके बाद ये ठीक है। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थीसिस गार्डन सीरीज की लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी लेंथी हो गई है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।